आज हम लोग देखेंगे कि आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 16 के साथ किस तरीके से फाइल करनी है। देखिए, फॉर्म 16 से जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो बहुत इजीली आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगी, लेकिन उससे पहले कुछ एक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपने ये जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, ये 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक की आपकी ITR फाइल होगी। इस टाइम ड्यूरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस टाइम ड्यूरेशन को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 या फिर असेसमेंट ईयर 26-27। यानी अगर हम फाइनेंशियल ईयर 25-26 बोल रहे हैं तो भी इसका मतलब यही है कि 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 2026 तक की रिटर्न फाइल होगी। और अगर असेसमेंट ईयर 26-27 बोल रहे हैं तब भी इसका मतलब यही है कि हम इस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये क्लैरिटी आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। क्लियर? नाउ अब हम बात करते हैं कि ITR फाइलिंग में आपको किस किस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि आप लोगों को ई फाइल में जाके, इनकम टैक्स रिटर्न में जाके, यहाँ आपको मिलेगा फॉर्म 26AS। आपको 26AS कंप्लीटली चेक कर लेना है। जो जो इनकम्स 26AS में आई हैं वो आप लोगों को ज़रूर अपनी ITR में शो करनी है। देन आप लोगों को चेक कर लेना है AIS में जितनी भी इनकम्स है, जो भी उसके अंदर ट्रांजेक्शन्स हैं, वो आप लोगों को कंसीडर ज़रूर करनी है। यानी अगर आप लोगों ने अपना 26AS और AIS TIS चेक नहीं किया है तो उसको बिना चेक किए आपने ITR फाइल को नहीं छेड़ना है, आपने ITR फाइल नहीं करनी। नाउ अब आपने जब अपना 26AS चेक कर लिया, आप लोगों ने अपना AIS TIS चेक कर लिया, तो उसके बाद आपने क्या करना है? ITR फाइल करने के लिए ई फाइल पे जाना है। ई फाइल पे जाके इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना। ये पेज आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। इस पेज पे आने के बाद अब हमने क्या कहा था? असेसमेंट ईयर कौन सा है? 26-27 आपको लिखा भी मिल जाएगा। करंट असेसमेंट ईयर, यहाँ पे क्लिक करना। ऑनलाइन मोड से हम लोग अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है। फ्रेश रिटर्न हमने यहाँ से फाइल करनी है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल का ऑप्शन आ जाएगा। देन प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे आपसे ITR फॉर्म पूछेगा। आप लोगों को अपना ITR 1 फॉर्म सिलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा, ITR 1 कौन कौन फाइल कर सकता है? ऐसा पर्सन जिसकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख रुपीज़ है। यानी अगर आप रेजिडेंट हैं, दोनों कंडीशंस पूरी होनी ज़रूरी है। अगर आप रेजिडेंट हैं प्लस आपकी जो टोटल इनकम आएगी वो 50 लाख रुपए तक है, 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप ये ITR 1 फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कौन कौन सी इनकम शो कर सकते हैं? सैलरी की इनकम आप इसमें शो कर सकते हैं। 2 हाउस प्रॉपर्टी आपको अलाउड है, 2 से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। अदर सोर्सेज की इनकम आप यहाँ दिखा सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम दिखा सकते हैं। और अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ध्यान रखिएगा, 1.25 लाख से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे अपनी इनकम शो नहीं कर सकते। आप लोगों को ITR 1 फाइल करना अलाउड नहीं है उसके लिए। एग्रीकल्चरल इनकम आपकी 5,000 तक है तो आप ये ITR फाइल कर सकते हैं। और यहाँ पे कैपिटल गेन कौन सा है? 112A वाला। सेक्शन 112A में आपके पास क्या क्या आ जाता है? आपके पास इक्विटी और जो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हो गए, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हो गए या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट हो गई। अगर इन तीनों से आपकी 1.25 लाख तक इनकम आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, आप ये ITR 1 फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। प्रोसीड विद ITR 1 पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपके पास पॉपअप आएगा, ओके कर देना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि आप अपनी ITR 1 क्यों फाइल करना चाहते हैं, वो रीज़न आपको बताना है। आपने टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट पे क्लिक करना है। अगर आपकी 4 लाख से ज़्यादा इनकम है, ज़्यादा सैलरी है तो आप यहाँ क्लिक कीजिए। अदरवाइज जस्ट अदर्स पे क्लिक करके आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। हमने कंटिन्यू कर दिया, यहाँ ओके करना है। देन आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एडिट के बटन पे क्लिक करना है, क्योंकि सेकेंडरी एड्रेस अभी चूज करना आपको इस ITR में ज़रूरी है। जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे आपसे यहाँ पे सेकेंडरी एड्रेस पूछेगा। अगर आपका सेकेंडरी एड्रेस और प्राइमरी एड्रेस है वो दोनों सेम है तो जस्ट यस कीजिएगा, सभी ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएंगे ये टैब्स। अगर नहीं है तो नो करके आपको बाय हैंड ये सारा ऑटोमेटिकली फुलफिल करना पड़ेगा। देन ये सेव करने के बाद आपको यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सेव करने के बाद आपसे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछेगा। अगर आप यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU के एम्प्लॉइज़ हैं तो वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप पेंशनर हैं तो कौन से सेक्टर के पेंशनर हैं, CG, SG, PSU, वो आपको सिलेक्ट करना है, या अदर पेंशनर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
अगर आप कोई प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई हैं तो जस्ट अदर्स पे आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि आप कौन से सेक्शन के अंदर रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। अगर आप लोग फ्रेश रिटर्न फाइल कर रहे हो और बिफोर द ड्यू डेट, जो ड्यू डेट है आप लोगों की वो 31 जुलाई है, 31 जुलाई से पहले आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं सैलरी की, 139(1) सिलेक्ट रहने दीजिए। अगर आप लोग अपनी आईटीआर रिवाइज कर रहे हैं, यानी कोई गलती हो गई थी, कोई इनकम दिखाना भूल गए थे, एक्सवाइजेड कोई भी रीजन हो, आप लोगों ने अगर अपनी आईटीआर रिवाइज की है तो रिवाइज करने की वजह से अगर आप आईटीआर फाइल करें तो आपको यहाँ पे 139(5) पे क्लिक करना है, अदरवाइज आप 139(1) पे ही क्लिक रहने दीजिएगा, आपने इसको चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि क्या आप न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करना चाहते हैं या ओल्ड टैक्स रिजीम में। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि न्यू टैक्स रिजीम के लिए आपने यस करना है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि बाय सिलेक्टिंग दिस ऑप्शन योर इनकम एंड टैक्स कंप्लायंस शेल बी एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम। यस किया तो ओल्ड टैक्स रिजीम में चले जाएंगे और नो किया तो आप न्यू टैक्स रिजीम में ही रहेंगे। क्लियर। अब आपकी आईटीआर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव फाइल कर रहा है, नो ही रहने दीजिएगा, इसको आपने चेंज नहीं करना है। एक बैंक अकाउंट अपना वैलिडेट करवा लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे और आप लोगों को रिफंड भी नहीं मिल पाएगा। इस टैब पे आपको क्लिक करना है, कम से कम एक बैंक अकाउंट आप अपना प्री वैलिड कर लीजिएगा। अगर ऑलरेडी प्री वैलिड है तो बहुत अच्छी बात है, जस्ट आपको कंफर्म कर देना है, अदरवाइज यहाँ पे ऐड कर देनी है अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल। तो फर्स्ट टैब हमने कंप्लीटली एंटर कर दी है। नाउ हम लोग जाएंगे ग्रॉस टोटल इनकम पे। ग्रॉस टोटल इनकम पे जाने के बाद सैलरी वाला टैब आपने ओपन करना है। यहाँ आने के बाद आपसे पूछेगा कि आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी है। अब हम यहाँ से निकालेंगे अपना फॉर्म 16। ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास फॉर्म 16 का पार्ट बी। पार्ट बी में आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये आपके पास 17 सबसेक्शन 1, 17 सबसेक्शन 2, 17 सबसेक्शन 3, तीनों ये आपको बता रहे हैं, तीनों ही सेक्शंस आपके पास आ रहे हैं। सैलरी आपके पास एज पर सेक्शन 17(1), 17(2), 73(3) तीनों के तहत यहाँ पे आपको बाइफरकेटेड मिलेगी, यानी तीनों की वैल्यू अलग अलग दी होगी। ठीक है, हमारे केस में 17(1) के अंदर ही वैल्यू है, बाकी दोनों के अंदर वैल्यू नहीं है, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा तीनों के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो एज इट इज आपको यहाँ पे दिखानी है। देखिए सेक्शन 17(1) की वैल्यू यहाँ आएगी, 2 की यहाँ आएगी और 3 की आपको यहाँ पे शो करनी है। हो सकता है आपके एआईएस से ऑटोमेटिकली यहाँ पे उठ करके आपकी सैलरी आ रही हो, जैसे हमारे पास यहाँ पे 15,31,865 है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई 15,31,865। क्लियर। बट अगर आपके केस में डिफर है, कम है, तो आपको फॉर्म 16 के बराबर करनी है वो सैलरी, और अगर आपकी ज़्यादा आ रही है तो दैट मीन्स आपकी या तो 2 एम्प्लॉयर्स की सैलरी है, क्योंकि फॉर्म 16 आपको एक एम्प्लॉयर का है तो दूसरे एम्प्लॉयर का फॉर्म 16 आपको और देखना होगा, अदरवाइज आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी। सेकेंडली, अगर आपके यहाँ टोटल सैलरी इधर उठा लेता है और 2 और 3 की बाइफरकेशन नहीं उठाता तो वो बाइफरकेशन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। नाउ अब आते हैं एग्जाम्ड अलाउंसेस पे। एग्जाम्ड अलाउंसेस में जैसे पहले आपके पास एचआरए भी एग्जाम्ड होता था, जो सबसे अच्छा लगता था एम्प्लॉइज़ को, वो अभी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में उसकी एग्जाम्पशन नहीं मिलती। इसके अलावा अगर आपको कोई हाई कमीशन मिला है या फिर एम्बेसी से आपको कुछ ऐसा मिला है रेम्यूनरेशन, या अदर आपको कोई डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी मिली है, कम्यूटेड पेंशन मिली है, अर्न लीव एनकेशमेंट मिली है, इनमें से अगर आपको कोई भी इस तरीके की इनकम मिली है जो कि एग्जाम्प्ट है तो वो आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे अमाउंट डाल देनी है, अदरवाइज आपको यहाँ पे कुछ भी एंटर नहीं करना। जो आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो ऑटोमेटिकली आपको 75,000 की मिल जाएगी। यहाँ पे आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। देन आ जाते हैं हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पे। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तभी यहाँ पे ऐड कीजिएगा, अदरवाइज ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो आपको किस तरीके से वहाँ पे शो करनी है। यहाँ पे हम ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी डालना है, जो कंप्लीट एड्रेस है प्रॉपर्टी का वो डालिए। देन आपको यहाँ पे ओनर ऑफ प्रॉपर्टी बताना है कि आप लोग खुद इसके ओनर हैं, कोई माइनर है, स्पाउस है, या अदर कोई पर्सन आपके घर का मेंबर इसका ओनर है। देन आपको यहाँ पे ओनर डालने के बाद पूछेगा कि क्या प्रॉपर्टी को ऑन्ड है, यानी क्या आपने पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी ली हुई है, यहाँ पे यस कर दीजिएगा। और यहाँ पे यस करने के बाद आपको को ऑनर की डिटेल देनी पड़ेगी। को ऑनर की यहाँ पे जैसे ही आप डिटेल देंगे, फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम डाल देती हूँ यहाँ पे,
और पैन आधार देना जरूरी नहीं है। मैंने ये डाल दी कि 50% शेयर मेरा है, तो देखिए यहाँ पे इस पर्सन का शेयर कितना हो गया 50%। और अगर मैं यहाँ पे डाल दूं कि को ऑन्ड नहीं है, सारी प्रॉपर्टी इसी पर्सन की है 100%, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 100 आ गया और को ऑन्ड पर्सन की डिटेल्स यहाँ पे नहीं मांगी गई हैं आपसे। देन आपसे पूछेगा टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेटेड है, लेट आउट है या फिर डीम टू बी लेट आउट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड करेंगे सभी आपके कॉलम्स जो हैं यहाँ पे फ्रीज हो जाएंगे, लेट आउट करेंगे तो आपसे फर्दर डिटेल ये मांगेगा। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको कितना रेंट रिसीव हुआ, कितना रेंट आप रियलाइज नहीं कर पाए, यानी आपको मिला नहीं है, आपका रेंट जो है वो डूब गया। जो पेमेंट की है आपने लोकल अथॉरिटीज से वो यहाँ पे पूछेगा, यानी म्यूनिसिपल टैक्सेस वगैरह की अगर आपने कोई पेमेंट की है। जैसे अगर हमारे केस में फिलहाल कोई रेंट नहीं है, मैं आपको डाल के बता रही हूँ, आपने फॉर एग्जांपल 2,40,000 का यहाँ पे रेंट दिखाया, क्लियर, और यहाँ पे आपने म्यूनिसिपल टैक्सेस को 15,000 रुपीज़ पे की, तो ये 15,000 को ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या करेगा, डिडक्ट कर देगा। और यहाँ पे जो डिडक्ट करने के बाद वैल्यू आई उसकी 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको अलाउड है, तो वो 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल के आपकी इनकम यहाँ पे काउंट हो जाएगी, क्लियर। नाउ अब अगर मैं बात करूँ ना इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कहाँ तक अलाउड होगी, जहाँ तक की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रही है। यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रही है 157,500, तो यहाँ तक ही आप अपना इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दिखा सकते हैं। मतलब दिखा तो आप पूरा सकते हैं, सॉरी दिखाना आपको पूरा है, लेकिन वहां तक आप लोगों का जो टैक्स है वो एडजस्ट कर दिया जाएगा इंटरेस्ट के साथ में। अगर इंटरेस्ट उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अदर किसी सैलरी इनकम में से या अदर किसी इनकम में से उसकी छूट ले लेंगे, उसकी एग्जम्पशन ले लेंगे, वो अब आप लोगों को अलाउड नहीं है न्यू टैक्स रिजीम में। अब अगर आपको इंटरेस्ट की यहाँ डिटेल्स डालनी है, इंटरेस्ट वाले सेक्शन पे जाना है 24B पे, वहाँ पे डिटेल्स एंटर करनी है। लोन आपने किससे लिया है, बैंक से लिया है, अदर देन बैंक लिया है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, नेम ऑफ द बैंक और इंस्टीट्यूशन डालना है, लोन अकाउंट नंबर डालना है, डेट ऑफ सेंक्शन ऑफ लोन आपको डालना है, किस डेट को आपका लोन सेंक्शन हुआ था, अमाउंट ऑफ लोन और या फिर आउटस्टैंडिंग है आपका लोन एज ऑन लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, इंटरेस्ट अगर आपका कुछ है तो वो आपको डाल के यहाँ पे सेव कर देना है। ये सारी डिटेल्स आपकी सेव हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा आपके पास ऐसा नहीं कि पहले जस्ट आप अमाउंट लिख देते थे, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाती थी, प्रॉपरली डेटा आप लोगों को एंटर करना होगा, क्लियर। ये सब डालने के बाद आपको सेव के बटन पे क्लिक करना है और ध्यान रखिएगा 2 से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आप इसमें शो नहीं कर सकते हैं। हमारे केस में हमने हाउस प्रॉपर्टी की कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं दिखाई है क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम नहीं थी हमारे केस में। गाइज अगर आप हमसे भी प्रोफेशनली अपनी ITR फाइल करवाना चाहें तो मैंने नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप उस पर हमसे बात कर सकते हैं ITR फाइलिंग के रिगार्डिंग। नाउ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे आपको यहाँ जाना है, ऐड अनदर पे आपको क्लिक करना है। जो भी आपकी इनकम है आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जो भी आपकी इनकम है आप वो यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा और आपको देन सेव के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये आपको प्रॉपरली इसी प्रोसेस से डालना है। इसमें एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर कोई ऐसी अदर इनकम है जो ऊपर नहीं लिखी हुई है तो आप एनी अदर पे डाल के और यहाँ पे उसकी अमाउंट फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जाम्प्ट इनकम पे। एग्जाम्प्ट इनकम पे यहाँ पे ऐड अनदर करना है। अगर आप लोगों की कोई एग्रीकल्चरल इनकम है तो ध्यान रखिएगा 5,000 से ज़्यादा की आप एग्रीकल्चरल इनकम शो नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे बहुत सारी एग्जाम्प्ट इनकम दी हुई है, जैसे आपका सीनियर सिटीजन से अगर कोई पैसा रिसीव हुआ, अगर आपका स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स हैं पैसा रिसीव हुआ आपको, और इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट आपको कुछ इस तरीके का पैसा रिसीव हुआ, तो इनमें से अगर कोई भी आपकी इनकम है जो कि एग्जाम्प्ट है, जैसे आपको LIC से पैसा मिला, नेशनल पेंशन स्कीम प्रोविडेंट फंड से पैसा मिला, सुकन्या समृद्धि योजना से पैसा मिला, तो ये पैसे आप लोगों के क्या हो जाएंगे, एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। आप लोगों को यहाँ पे कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों सिलेक्ट करना है, अमाउंट लिखना है, देन आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो आपको बताना है, टोटल सेल कंसिडरेशन आपको यहाँ लिखना है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी आपको यहाँ पे बताना है। जो सेल कंसिडरेशन है वो हमारे पास दिया हुआ है, सेल कंसिडरेशन है 398821 और जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो है 3,37,000। तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया 61,821 का। ये हमने सभी टैब्स अपने फुलफिल कर दी हैं। यहाँ से आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे डिडक्शंस पे जाना है। वैसे तो आपको कोई ज़्यादा डिडक्शंस अलाउड नहीं होती है न्यू टैक्स रिजीम में, लेकिन फिर भी अगर आपने कंट्रीब्यूट किया है टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द एम्प्लॉयर
एम्प्लॉयर के थ्रू कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, एम्प्लॉय का नहीं। यहाँ पे आपको एडिट करके फिल कर देना है अगर आपका कोई डिडक्शन है तो, नहीं तो जस्ट आपको कंफर्म कर देना है। देन आपसे टैक्स पेड की इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जो आपने टीडीएस आप लोगों का अगर सैलरी में डिडक्ट हुआ है आप वो चेक कर लीजिएगा, और आपका अगर अदर सोर्सेज में है कोई टीडीएस डिडक्टेड तो ये सभी टीडीएस के टैब्स जस्ट आपको चेक करनी है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आपका कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स आता है, एडवांस टैक्स होता तो यहाँ पे शो हो जाता, बट अगर आईटीआर फाइलिंग करने के टाइम पे आप लोगों ने कोई टैक्स पे किया है तो यहाँ पे ऐड अनदर करके आपको उस चालान की डिटेल यहाँ पे फिल करनी है सेल्फ असेसमेंट टैक्स के तहत, और यहाँ पे फिर उसको आपने कंफर्म कर देना है। इसके बाद आ जाएंगे वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटीज पर। आपने यहाँ से सब कुछ चेक करके कंफर्म कर देना है। देन आपने प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे ये आपसे बताएगा कि आप लोगों का कोई रिफंड बनता है या टैक्स आप लोगों को पे करना है। अगर टैक्स की पेमेंट आप लोगों को आती है तो यहाँ पे पेमेंट लिखा होगा, और नीचे आपके पास यहाँ पे पेमेंट का टैब भी इनेबल हो जाएगा, बट हमारे पास पेमेंट का टैब नहीं आ रहा है, पे नाउ का यहाँ पे आपको टैब मिलेगा। रीजन बीइंग हमारे यहाँ पे पेमेंट नहीं है, हमारा यहाँ पे रिफंड है, बट पेमेंट होगी तो पे नाउ का ऑप्शन भी आ जाएगा। मैंने वीडियो भी अलग से अपलोड की है कि आप लोगों को अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स किस तरीके से पे करना है, आप वो वीडियो देख के अपना टैक्स भी पे कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग डिक्लेरेशन पे क्लिक कीजिए एंड प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आपको क्लिक करना है। आईटीआर आपकी वैलिडेट हो चुकी है, अब आपको प्रीव्यू करके एक बार फिर से वैलिडेशन करनी पड़ेगी, और उसके बाद आधार ओटीपी लेकर के आप अपनी आईटीआर को इजीली फाइल कर सकते हैं। तो गाइस बहुत इजी प्रोसेस है, आप चाहें तो खुद से भी फाइल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हमसे भी फाइल करवा सकते हैं। और इस तरीके से आपको फॉर्म 16 के साथ अपनी आईटीआर फाइल करनी है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।